अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंथ जमल और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर 2023 का। आपको पता है जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन सीएसएस और इसको आपको कैच करना चाहिए। द रीज़न इज़ के आपका आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सोशियोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, वो थोड़े से आर्ट्स के हैं या सोशल साइंसेस के हैं और कभी कभी वो टारगेट भी हो जाते हैं। तो उनके मार्क्स अगर नॉर्मली या अच्छे अगर आपके नॉर्मली आ रहे होते हैं तो वो 65 70 या 75 होते हैं। तो अगर वो टारगेट हो जाए तो वो 40 45 के अराउंड आ जाते हैं। लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी तक एटलीस्ट टारगेट तो नहीं हुआ, तो इसको आपको ध्यान से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, सिमिलरली जिस तरह के अकाउंटिंग है, अब वो नंबर्स की गेम है, तो अगर आपने ठीक लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएंगे। जो थोड़ा बहुत थ्योरी हो उसमें शायद आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है जी। तो इसी तरह इसमें भी है कि जो आपका मैथ्स का पोर्शन है उसमें तो आप 40/40 ले सकते हैं, और जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें भी अगर आपने प्रॉपरली इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और क्वेश्चन का आंसर किया हो, एक अदर डायग्राम बनाई हो, तो आपको 5 में से 4 नहीं तो 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। वैसे बाय द वे, मैंने इसी चैनल के ऊपर 2 वीडियोस पहले बनाई हुई हैं। एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर है और स्ट्रक्चर ऑफ आंसर वगैरह आई थिंक, और एक में मैंने सैम्पल पेपर भी शेयर किया हुआ है। और एक और लाइक दोनों वीडियोस में से एक में सोर्सेज भी बताए हुए हैं कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी और कौन कौन से सोर्सेज अच्छे हैं। एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 70 प्लस 73 एंड 78 एज वेल। और 78 मेरे जिसमें आए हैं वो उसमें मेरे 90 मार्क्स में से आए थे, क्योंकि 5 नंबर का मेरा सवाल मेरी अपनी गलती की वजह से गलत हो गया था मैथ्स में, जनरल में। और 5 नंबर का जो है वो टाइम की कमी की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। सो बायो का एक पोर्शन था तो वो मेरे से स्किप हो गया था। बायो का तो नहीं, खैर बायो तो मैं प्रिपेयर की नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, बट आई वेंट विद दिस प्रिपरेशन के 5 नंबर या 5 7 नंबर अगर स्किप भी होते हैं तो आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स फ्रॉम माई साइड। ये मेरी अपनी प्रिपरेशन है। ठीक है जी। आज हम 2023 का पेपर देखते हैं, उसमें मेजर पोर्शंस देखेंगे क्या क्या है और आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से पोर्शन ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और सिमिलरली हम जो जनरल एबिलिटी का पेपर है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो इस दफ़ा थोड़ा सा आपको टफ लगा है, तो आने वाले सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी तैयारी कैसे करनी है आपने। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। वी हैव द पेपर ऑफ 2023। अच्छा, इससे पहले मैंने ये आपके लिए मेजर पोर्शंस लिख के रखे हैं जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिजिकल साइंसेज। इसमें सारी आपके जो क्या उसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी वगैरह सारा कुछ है। सिमिलरली फ्लड्स रिलेटेड है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, और मॉडर्न मटेरियल्स वगैरह भी आई थिंक सारा कुछ इसी में है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसमें फ्लड्स और डिज़ास्टर्स भी हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत कितनी है या फिर इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। फिर है बायोलॉजिकल साइंसेस, और बायो जो है मैंने नहीं थी की, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सिर्फ एक पोर्शन है जो कि मैंने स्किप किया था। एमसीक्यूज मैंने किए हुए थे इसके, लेकिन इसको सब्जेक्टिव के लिहाज से मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। ठीक है जी। और फिर एनवायरमेंटल साइंस है, मेरा सब्जेक्ट भी था, मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, और इसको मैंने पूरा तैयार किया था एंड आई हैड वेरी गुड ग्रिप ऑन इट। फिर है जी फूड साइंस है, जिसमें विटामिन प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, बैलेंस डाइट आती है, और जो मिनरल्स हैं उनके सारे कंपोनेंट्स आते हैं, सारा कुछ है। एंड लास्ट वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, जीपीएस टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सारा कुछ है। सही है। ये मेजर क्वेश्चंस हैं आपके जो कि आपके सिलेबस में गिवन है सीएसएस के। पेपर पढ़ते हैं जी। डिफाइन सिरेमिक एंड नैनो सिरेमिक मटेरियल्स बाय नैनो सिरेमिक्स शो बेटर प्रॉपर्टीज दैन देयर सिरेमिक काउंटरपार्ट्स, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स। तो ये मॉडर्न मटेरियल्स में से है जी, फिजिकल साइंसेज में से। और अगर आप पिछले 2 3 साल के पेपरों का अंदाज़ा लगाते हैं तो आपको ये पता चलेगा जी कि अब जो 20 20 नंबर के या 10 10 नंबर के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सवाल आया करते थे वो नहीं आते। अब 5 5 नंबर के सवाल आते हैं जिनको आपको 2 से ढाई पेजेस पे करना होता है एक पार्ट को। सो अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करें। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 नंबर के लिहाज से
प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी टॉपिक है, कोई भी सवाल है, अगर उसके ऊपर मुझे 10 नंबर का 4-5 पेजेस का भी नोट लिखना पड़े, डायग्राम्स 2 बनानी पड़े, तो वो मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड के अगर इस तरह का पेपर नहीं आता, बड़े पार्ट्स वाले पेपर आ जाते हैं, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरा लिखना कैसे, सवाल को एक्सपेंड कैसे करनी, ठीक है जी। सो 5-5 की तो तैयारी करें ही करें, 10-10 के हवाले से आप तैयारी इतनी अच्छी करेंगे तो फिर आप मज़ीद सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द ब्लैक होल, हाउ ब्लैक होल्स आर फाउंड, अगेन ये फिजिकल साइंसेज वाला ही क्वेश्चन है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेज की टाइप्स हैं जी, जो रेज ऑफ लाइट होती हैं और उनकी एप्लीकेशन, एक एक की दो दो एप्लीकेशन आपने लिखनी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हमने पढ़ी होती है। फिर व्हाट इज़ वाइल्ड फायर, ये जो है डिज़ास्टर्स या जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वाला पोर्शन है उसी में से आता है। अर्थक्वेक्स हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, एट्सेट्रा, थंडरबोल्ट, तो ये भी उसमें से है। लेकिन वाइल्ड फायर एक नई चीज़ है या फिर इस दफ़ा ये आई थिंक पहली दफ़ा आया, इससे पहले हमने टिपिकली सुनामी, हरिकेन और दूसरे देखे हुए हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह। सो अब आपको नई चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे वाइल्ड फायर्स हुई थी जी, साउथ अमेरिका में हुई थी और इवन इन द यूरोप भी हुई थी और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर्स का भी टच है। अगर आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, आप उनकी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट कर सकते हैं, या फिर आपको करंट अफेयर्स का आइडिया है, आपको पता है क्या क्या दुनिया में हो रहा है, तो उससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप ऐड कर लें अपनी जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, वो आपका टॉपिक तैयार हो जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। of course I would have done number 1 और number 4 I guess, नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने अगर करता तो मैं ये दोनों करता, क्योंकि नंबर 3 जो है ये इसमें आई थिंक, बल्कि नंबर 3 जो है ये भी आसान है वैसे। नंबर 3 बायोलॉजिकल है, ये मैंने नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें फॉग स्मॉग वगैरह सारा, मैं 2 और 4 को प्रेफर करता, ठीक है। खैर आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई द बैट एंड व्हेल आर कंसिडर्ड एज मैमल्स। अब ये शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान में आपको पता है जी, बैट उड़ने वाली है और व्हेल जो है, व्हेल सबसे बड़ा मैमल है ज़मीन पे, ज़मीन पे नहीं सॉरी, ऑन अर्थ कह लें आप। सो उनको मैमल्स क्यों कहते हैं, इसके ऊपर आपने थोड़ा बहुत सर्च करना है। आपकी बुक्स में शॉर्ट आंसर्स भी दिए होते हैं, या इस तरह की वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी बहुत क्रिएटिव जो हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे या किसी विकीपीडिया पे आते जाते आपको मिल जाती हैं चीज़ें, तो वो पढ़ते रहा करें, आपका नॉलेज एक्सपेंड होगा। आपको हो सकता है कि जो आपकी बुक में चीज़ नहीं दी हुई वो आपको यहाँ से मिल जाए। हाउ राइट अ नोट ऑन लिवर जूस, बाइल, बाइल जो है लिवर सिक्रीट करता है जी, उसके यूजेस लिखें या फिर उसके जो फंक्शन है वो लिखें, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ऑल दैट। How the urine is formed. Describe the role of kidney in its excretion. Again, biological question और बड़ा आसान सा है. Next we have how a bacterial cell is different from a plant cell. फिर है जी, what do you think cold-blooded animals are slowed down by low temperatures. और लास्ट भी है व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। अब ये डिजीज़ का पोर्शन है, ये भी बायोलॉजी में ही है आई थिंक। तो आप ये वाला पोर्शन मैंने नहीं करना था, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो आप इनमें आपको काफ़ी आसान चीज़ें नज़र आएंगी। उसने कोई ऐसा सिस्टम नहीं पूछ लिया, नर्वस सिस्टम नहीं पूछ लिया, उसके मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं या दूसरे कौन से, तो उनको ज़्यादा नहीं पूछा उसने। खैर सॉरी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड स्मॉग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्मॉग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है जी, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू एलिमिनेट स्मॉग टू अवॉइड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब स्मॉग के लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो जिगजैग टेक्नोलॉजी है, जो कि हम ब्रिक किल्स जो हैं, भट्टे जो होते हैं पींटों वाले, उनको कहते हैं कि ये आप लगाएं ताकि स्मॉग कम हो। उसका आप जिक्र कर सकते हैं, बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन वाटर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। आपको पता है जी कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट जो है वो ऑक्सीजन खा जाते हैं, फिर जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ है पानी में वो सफ़र करती है, वो सफोकेशन की वजह से डेड हो जाती है, तो फिर क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिग्रेड होती है। उसके डेड होने से फिर जो है वो जो फाइटोप्लैंक्टन है उसकी एक्टिविटी या उसकी ग्रोथ में मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारा कुछ तो इसमें।
व्हाट इज बायोस्फीयर, राइट नोट ऑन द एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पे नोट लिखें जी। बायोस्फीयर जो हम उसको कहते हैं जिसके अंदर लाइफ जिंदा है टोटल। इसमें एटमॉस्फेयर भी आएगा, इसमें हाइड्रोस्फेयर भी आएगा, इसमें लिथोस्फेयर भी आएगा, या जो ट्रोपोस्फेयर वगैरह सारा कुछ वो इसमें आ जाएगा। और उसमें जो एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल है उनके ऊपर हमने नोट लिखना है। अच्छा जी। व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑन व्हाट बेसिस आर दीज लेयर्स क्लासिफाइड। एक तो वो डिस्टेंस के हिसाब से हैं या टेम्परेचर जोन्स के हिसाब से हैं, दूसरा उसकी फिर आयोनिक और नॉन आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेस पे भी हम उनको क्लासीफाई करते हैं। इन विच लेयर ऑरोरास आर फाउंड। ऑरोरा बोरियालिस जो है ये जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, अक्सर आपने टीवी स्क्रीन पे या वॉलपेपर्स में देखा हुआ है। तो वो फोटोशॉप नहीं है, वो ओरिजिनल है। तो वो कहाँ पे हैं और आर फाउंड एंड वेयर डू सैटेलाइट्स ऑर्बिट। तो इन सारों को आपको पता है जी कि आपने अगर सैटेलाइट्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि सैटेलाइट्स कौन से अर्थ की कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में है। ठीक है जी। What are antioxidants and why are they used in food? Write a short note on natural and synthetic oxidants। ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि मुझे रिवाइज किए हुए काफ़ी देर हो गई है, तो इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये वाला पोर्शन भी जो है फूड वाला, ये सारा मैंने किया हुआ था। नैवस्टार, जीपीएस सिस्टम वगैरह सारा कुछ है। हाउ द carbohydrates, sorry, proteins and fats are digested in humans. How does the Navstar GPS system work on different for different applications? Differentiate between network and internet. What is the difference among application, program and software? तो नीचे से दो सवाल आपके पास आईटी से आ गए हैं और उससे ऊपर जो है दो वो फूड साइंस से आ गए हैं। तो हमें पता चलता है जी कि जो मेजर पोर्शन है हमारे पास पांच थे जी। ठीक है, इन दो को मिला के एक सवाल आया है। फिर ये वाला और एनवायरमेंटल साइंस से भी एक आया हुआ है जो कि स्मॉग फॉग वाला है। ठीक है, और एक फिजिकल साइंसेस से पहला सवाल आया हुआ है। जो दूसरा है जिसमें बायो वगैरह वाला है वो बायोलॉजिकल साइंसेस से है। तो अगर मैं इसको छोड़ता भी हूँ फिर भी आई हैव एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और यही हुआ था, मेरे पास चॉइस थी 3 सवालों में से मैं कोई भी दो कर सकता था। जो दो अच्छे आते हो आप वो करें, क्योंकि आपने साइंस पोर्शन में से दो करने हैं और एबिलिटी में से भी। एबिलिटी में से भी दो वही सिलेक्ट करें जो कि आपको आते हैं, उनको थोड़ा सा सॉल्व करें या उनकी इक्वेशन वगैरह बनाएं, इमेजिन करें कि ये इस तरह हो जाएगा, बस ठीक है फिर मैं कर लेता हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे सवाल की तरफ जाने की ट्राई करें, अगर वो आता है आपको बेहतर तो उस पर चले जाएं। जनरल पे आते हैं जी। टेलीफोन कंपनी चार्जेस इनिशियली 0.5 रुपीज़ एंड 0.11 फॉर एवरी मिनट। अच्छा, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 0.5 प्लस 0.11 इंटू एन, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस ये तो छोटा सा सवाल था। मिसिंग नंबर सीरीज जो है ये भी आसान है, ये सीक्वेंस आपने बनाने होते हैं। इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सी थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें दो तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। अब देखेंगे आपके ये विड्थ की इक्वेशन है, ये भी लेंथ की है और ये भी लेंथ की। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो फिर आपने इसको एज एन एरिया लेना था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने शायद ये गलती की होगी कि वो दरमियान में चूंकि ये लिखा हुआ है तो उन्होंने इसको एरिया समझ के कि जी ये एरिया की इक्वेशन दी हुई है तो उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं शायद हो जाए। तो 114 इज इक्वल टू इसके रख के वगैरह। खैर ये 114 तो पेरीमीटर है, हमने एरिया फाइंड आउट करना था। तो इसको आपने ध्यान से करना था जी, थोड़ा सा ट्रिकी था, आसान नहीं था। हो जा रहा है फिर भी ये। फिर ये जो डी है इसमें आप सिंपली छोटी और बड़ी ट्राइंगल का tan थीटा अगर आप इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि एंगल जो यहाँ पे है एट वर्टेक्स ए वो सेम है। ठीक है जी, छोटी और बड़ी दोनों ट्राइंगल्स के लिए। बस फ़र्क कहाँ आना है, बेस का फ़र्क आएगा और हाइट का आएगा। बेस बड़ी ट्राइंगल के लिए 12.5 हो जाएगी और हाइट जो है वो सी बी होगी जो कि हमने फाइंड करनी है। और छोटी ट्राइंगल के लिए 2m है और 1.6 मीटर है। उनको इक्वेट करें tan थीटा दोनों ट्राइंगल्स के और फिर आपका आंसर निकल आएगा। बट वेरी इजी क्वेश्चन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और ये क्वेश्चन अगेन बड़ा इजी है, आपको शायद देखने में मुश्किल लगे या आपको करने में मुश्किल लगे, लेकिन मैंने जब देखा तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। कि एक बंदा मैं खड़ा हूँ, मैंने ऊपर पोल की तरफ देखा, मेरा इधर से जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेन्यूज है जो कि है 15 मीटर, और मेरा उसके ट्री के जो ट्री से डायरेक्टली डिस्टेंस जो है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 10 मीटर है, और मेरी अपनी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। तो मेरी आई
ट्री और उसके टॉप जो है उसकी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बनेगी, उससे मैं उसकी हाइट मालूम कर लूँगा क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है जी। और उसकी हाइट आ जाएगी, उसके अंदर मैं अपनी हाइट ऐड कर दूंगा क्योंकि मेरी जो आई है उससे नीचे भी तो मैंने डिस्टेंस ऐड करना है जो कि ट्री की हाइट ऐड होनी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पूरा कर सकते थे। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं या स्पेलिंग मम्बल जम्बल स्पेलिंग्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल आए थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने खुद पेपर देना नहीं था, सो आई डिड नॉट गो मच इनटू इट। लेकिन ये जितने लंबे लंबे स्पेलिंग्स हैं और अजीब से हैं, मुझे भी ये थोड़े से ट्रिकी लगे थे। आई सेड कि भाई इस ये पता नहीं किसने किया होगा बेचारा। खैर, अगर आपने किया है तो डू कमेंट बिलो के आपके आंसर्स क्या क्या हैं। Draw and write total number of lines of symmetry in a regular hexagon and octagon। रेगुलर hexagon जो है उसमें 6 होती हैं, octagon उसमें 8 होती हैं। लेकिन ट्रिकी पार्ट है इसके, आपने ड्रॉ भी करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए आपको ज्योमेट्री आती होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन के इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स किस तरह के होते हैं, ऑक्टागोन के किस तरह से होते हैं, और फिर उनको आपने कंपास से ड्रॉ करना है या प्रोटेक्टर आप लेके जाते हैं तो उससे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो और वो आपने चूंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो इक्वल लेंथ के ड्रॉ करने थे। एक तो ये चीज़ है। फिर हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन सर्कल, तो सर्कल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी लाइंस हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे एरोस लगाएंगे, ये थोड़े से ट्रिकी हैं। आपने कैसे किए हैं, ये क्या किया है, वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दूँ तो डू कमेंट बिलो। इफ़ आई सी इनफ रिस्पॉन्स या काफ़ी ज़्यादा लोग अगर मुझे कहते हैं तो आई माइट डू इट। बट फॉर द टाइमिंग हम जीएसयू को इवेलुएट कर रहे हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं, और इसके बाद हम जो एसेज हैं उनको एक एक करके बारी बारी डिस्कस करना शुरू करेंगे। कुछ जीके की वीडियोस वगैरह भी दरमियान में भी आती रहेंगी। ठीक है जी। हाइट ऑफ इजिप्शियन पिरामिड इज 146.6 मीटर्स। डायरेक्टली जो वर्टिकल हाइट है उसकी ये है जी, और उसकी बेस लेंथ जो है वो 230.6 मीटर्स है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो आप इसको इजीली कर सकेंगे। अगेन छोटे से फार्मूले से ही हो जाता है, और ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऊपर वाले तीन बड़े इजी हैं कि जी 8.5% इसका निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, वो सेल प्राइस आ जाएगी। सिमिलरली कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं अगर आपको बताना शुरू कर दूँ तो 1/12 है। फिर जी 1/4 सॉरी 1/2 होगी। देन वी हैव परफेक्ट स्क्वायर तो 149 है, तो 3/12 इज इक्वल टू 1/4। नेगेटिव नंबर की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, नंबर लेस देन 13 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ है। और इसका अगर आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ ऑन स्केल, ठीक है, आपने स्केल रखना है सेंटीमीटर्स के लिहाज से कि 1 सेंटीमीटर पे मेरे कितने यूनिट्स आ रहे हैं या कितने एन सी कितना आ रहा है और ई अल्फ़ा कितना आ रहा है, उसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रख के ड्रॉ कर दें। फिर आप जहाँ पे आपको चाहिए उधर जाके मार्क करेंगे और उसकी वर्टिकल लाइन लेंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको एनर्जी मिल जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना था तो इट वॉज वेरी इजी। और y is directly proportional to x के, एंड y is equal to m for a particular value of x। अगेन छोटा सा अलजेब्रे का सवाल है, इजीली डुएबल। और ओवरऑल अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो येस इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट दैन द प्रीवियस पेपर। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये नहीं हो सकता था। थोड़ा सा अगर आप इस पे दिमाग लगाते हैं, इस पार्ट पे थोड़ा सा करते हैं तो ये आप इजीली कर सकते थे। सवाल नंबर 7 बेशक आप छोड़ दें, इसीलिए चॉइस गिवन होती है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें अगर ट्रिकी लग रही हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी जी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर का एनालिसिस था हमारा आज का, एंड आई होप दैट यू फाउंड इट हेल्पफुल। इससे पहले मैं जो CSS का एसए का पेपर है उसका ओवरऑल एनालिसिस तो मैं दे ही चुका हूँ। छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट के उसमें पार्ट हैं कि इसको मैं कैसे करता या इसको कैसे कर लेना चाहिए था। लेकिन उनके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर अलग से थोड़ी सी लंबी डिस्कशन होना भी ज़रूरी है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट के एज अर्ली एज पॉसिबल मैं वो वीडियोस भी बना के आपके लिए अपलोड कर दूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दोज एज वेल। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पहले भी 2 वीडियोस इसी जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे आ चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। उधर से आपको सोर्सेज पता चल जाएंगे, पेपर प्रेजेंटेशन का पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ आंसर्स का भी पता चल जाएगा, और सैम्पल पेपर्स भी होंगे उनमें। और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने पेपर दिए हैं या जो देना चाहते हैं वो इससे सीख सके। And I hope that I will be able to help you more in the future, inshallah. So stay tuned, and I'll see you next time. Take care. Allah Hafiz.